हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था 1937 के चुनाव के बारे में। हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उस भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत फरवरी 1937 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के जो 11 प्रांत थे, उन 11 प्रांतों में चुनाव हुए और जिसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। और जुलाई 1937 में कांग्रेसी सरकार ने अपनी जो है वो कार्यभार संभाल ली थी और वो अपना कार्य कर रही थी। इसी बीच 1 सितंबर 1939 ईस्वी को सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। तो आज के इस क्लास में हम सब इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्स मिशन के पहले तक सेकंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियों में हिंदुस्तान में क्या हुआ। यानी कि आज के इस क्लास में हम सब बात करेंगे 1937 के चुनाव के बाद की जो परिस्थितियां थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब प्रारंभ हुआ उस समय कांग्रेसी मंत्रिमंडल की स्थिति क्या थी। हम लोग इसके संबंध में यह भी बात करेंगे कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने लगभग 28 माह के शासन के पश्चात 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को क्यों इस्तीफा दे दिया। 28 माह के शासनकाल के पश्चात हम लोग इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी ऐसी संस्था थी जिसने कांग्रेसी मंत्रिमंडल के इस्तीफा दिए जाने के उपलक्ष्य में उसने जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। साथ में हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि किससे मुक्ति की बात कर रहे थे, वे क्यों मुक्ति दिवस मनाने की बात कर रहे थे। ठीक है, साथ में हम लोग इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे कि 23 मार्च 1940 ईस्वी का जो इतिहास, जो लाहौर मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन है, उस लाहौर अधिवेशन का हिंदुस्तान के इतिहास में क्या महत्व रखता है। और आपको मालूम होगा पाकिस्तान डे के रूप में पाकिस्तान में जो है 23 मार्च के दिन को जो है मनाया जाता है। हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि उसका क्या महत्व है हिंदुस्तान के इतिहास में और पाकिस्तान के इतिहास में। साथ में हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया तो ब्रिटिश सरकार ने उससे मनाने की कैसे कोशिश की और क्या भारत की मांग मान गए। फिर इन्हीं परिस्थितियों में क्यों गांधी जी ने व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन चलाया, इंडिविजुअल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया। और ये व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से किस रूप में भिन्न है। ये तमाम बातें हैं जो आज के इस वीडियो की जो कह सकते हैं कि विषय वस्तु होगी, वो चर्चा का विषय होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप अंत तक इस पूरे वीडियोस को जो है वो क्या है कि आप देखोगे और ये निश्चित रूप से यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और अगर अच्छा लगे, पहले से बता रहा हूं कि आप जरूर इसको जो है शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। चलिए आज के इस क्लास में हम लोग जो है थोड़ी बात करें कि देखिए यहाँ पे 1 सितंबर 1939, ठीक है, हमने साफ साफ यहाँ पे पहले से लिख दिया, ये सारी बातें हमने बताई थी। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए 1 सितंबर 1939 दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है, इसके पहले की बात हमने आपको बता ही दिया कि फरवरी 1935 में फरवरी 1937 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुए और जुलाई 1937 ईस्वी में सरकार कार्य कर रही है और चल रहा है। ठीक है, बस यहां तक आप समझिएगा, चल रही है, सरकार काम कर रही है। और इन्हीं परिस्थितियों में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रस्फुटन हुआ और 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही। 3 सितंबर 1939 ईस्वी को वायसराय लिथगो, जिसका शासनकाल 1936 से 43 था, उसने भारत को भी इस युद्ध में शामिल कर लिया, भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर। ठीक है, अब यहां पे बात यह समझनी है कि वास्तव में दूसरे विश्व युद्ध की परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो उस समय का हिंदुस्तान कैसा था। ठीक है, साथ में जब प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियां थी तो उस समय का भारत कैसा था। हम लोग इस बात को थोड़ा सा कंपैरिजन अगर करें तो हम निश्चित रूप से इसका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से जो है वो समझ पाएंगे। वास्तव में देखिए प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में भी भारत गुलाम था, अंग्रेजों का दास था। दूसरे विश्व युद्ध के समय में भी ब्रिटिश सरकार का दास था हिंदुस्तान। ठीक है, दूसरी बात, प्रथम विश्व युद्ध के समय में हिंदुस्तान से सलाह यानी कि भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारत को उस विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध के साथ भी ऐसी ही बात है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर एक तरफा निर्णय लेकर इस युद्ध में भारत को शामिल कर लिया। फर्क लेकिन क्या था पहले और दूसरे विश्व युद्ध में? फर्क ये था कि पहले विश्व युद्ध के समय में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार को कॉपअप किया, सहयोग किया, इस उम्मीद के साथ सहयोग किया कि युद्धोपरांत भारत में
उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों को ब्रिटिश सरकार स्थापित करने की कोशिश करेगी जो उसका युद्ध का घोषित लक्ष्य है। जो विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र का घोषित लक्ष्य विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है, युद्धोपरांत उसकी स्थापना हिंदुस्तान में भी किया जाएगा। और ब्रिटिश और महात्मा गांधी ने, भारत की जनता ने, मुस्लिम लीग ने, और कह सकते हैं कि उस समय जो है कह सकते हो कि जो भारत के मुस्लिम्स थे, उन मुस्लिम्स ने भी भिन्न भिन्न कारणों से ब्रिटिश सरकार को किसी न किसी रूप में सपोर्ट किया। ठीक है, सपोर्ट किया, लेकिन उसके सपोर्ट के बदले में जब युद्ध खत्म हो गया तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं मिला। बदले में जो है वो क्या मिला कि रॉलेट अधिनियम पारित हुआ, जालियांवाला बाग जैसा कांड हुआ। ठीक है, इस तरह से फिर जो है वो क्या हंटर कमेटी का गठन हुआ जिसकी रिपोर्ट जले पर नमक छिड़कने के समान था। तो ये सारी जो चीजें थी वो क्या है कि भारतीयों के सम्मुख सेकेंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियों में जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर जब हिंदुस्तान को भी युद्ध में शामिल कर लिया तो कांग्रेस ने सवाल उठाया, और उसके सवाल बड़े जो है कह सकते हैं तार्किक थे। और वो तार्किक सवाल ये थे कि उन्होंने ये कहा, कांग्रेस ने ये कहा कि प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में आपने कांग्रेस से सलाह मशवरा नहीं किया, कोई बात नहीं। और इसलिए नहीं किया कि भाई कांग्रेस उस समय सिद्ध नहीं कर सकी थी कि हिंदुस्तान की वो मुख्य पार्टी कोई चुनाव में लड़कर जीती नहीं थी, और कह सकते हैं कि वो भारत में उसका दबदबा है, क्या असर है, क्या प्रभाव है, ये उस समय तक सिद्ध नहीं हो पाया। लेकिन 1937 के चुनाव में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार है, यानी इसका मतलब है कि कांग्रेस भारत के अधिकांश क्षेत्र और जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था है। इसलिए कांग्रेस से कम सलाह मशविरा करना चाहिए था हिंदुस्तान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करने के पूर्व, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस तरह से कुछ भी आपने नहीं किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आपने हमारे साथ उस सहयोग के बदले में जो कह सकते हैं कि जो पुरस्कार के बदले में जो दंडित किया या फिर हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार किया रॉलेट अधिनियम के रूप में, जालियांवाला बाग कांड के रूप में, वो हमारे सम्मुख है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं इस बार भी आपको साथ दूंगा, हम सब जो है इस बार भी आपको साथ देंगे, लेकिन आपको यह बताना पड़ेगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियों में आप हिंदुस्तान के लिए क्या करने वाले हैं। कांग्रेस ने यह साफ साफ कहा कि यद्यपि यह गलत है कि आपने फिर से भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर, कांग्रेस से सलाह मशविरा किए बगैर युद्ध में भारत को शामिल कर लिया। बावजूद इसके हम सब भारतीय, हम कांग्रेस एक संगठन के रूप में आपका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन पहली बात आप इस बात की घोषणा करिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियों में आप कैसी व्यवस्था हिंदुस्तान में स्थापित करने जा रहे हैं, और युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो युद्धोपरांत भारत में कैसी व्यवस्था स्थापित करेंगे। ये 2 बात याद रखिएगा, इसकी जरूरत आगे आने वाले समय पड़ेगा। भारतीयों की 2 मांग होगी सेकंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियों में कि तात्कालिक रूप से आप क्या करोगे और युद्धोपरांत भारत में क्या करने वाले हैं। इस 2 बात की घोषणा करिए। अगर सही रहेगा, सेटिस्फैक्टरी रहेगा, तो हम इस विश्व युद्ध की परिस्थितियों में फिर से एक बार हम भारतीय जो है आपका सपोर्ट करेंगे, एक संस्था के रूप में कांग्रेस सपोर्ट करेगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये बताया ही नहीं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियों में आप क्या करने वाले हो और युद्ध प्रांत कैसी व्यवस्था करेंगे। जब ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो है उस समय आपको मालूम होगा कि उस समय हिंदुस्तान का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, जिसका शासनकाल 1936 से 43 ईस्वी के बीच में था। तो जब क्या हुआ कि लिनलिथगो ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, एक चुप्पी साधे खड़े मतलब जो है कह सकते साधे रहे, और जिसकी वजह से कहा जाता है कि एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि वो चुप्पी साधे रहे, उन्होंने कोई सकारात्मक जो है प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। यह बात कांग्रेस को बहुत देर तक टॉलरेट नहीं हो सका। अंततः उन्होंने क्या किया, 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को 8 प्रांतों से कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। अब देखिए यहां पे ये समझना है कि वास्तव में बहुत सारे इतिहासकार हैं, वो ये कहते हैं कि वास्तव में कि ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार के मतलब इन कारगुजारियों की वजह से कांग्रेस को 8 प्रांतों में उनको त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था। उस त्याग पत्र देने से देखिए क्या फर्क पड़ा। देखिए एक छोटी सी बात है, मैं इसको कहकर निकल सकता था, लेकिन यहां पे देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल के इस्तीफा दिए जाने से हिंदुस्तान को नुकसान क्या हुआ। नुकसान यहां पे देखिए 2-3 बातें समझिएगा। पहली बात क्या थी कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने जब इस्तीफा दे दिया तो उन 8 प्रांतों में क्या हुआ कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के धारा 93 के अनुसार एक बार फिर से वही पुराने गवर्नरों का शासन स्थापित हो गया।
तो उसका जो है वो निरंकुश जो शासन था वो शासन स्थापित हो गया। कांग्रेस की सरकार रहने से फायदा तो ये था ना कि ब्रिटिश कि गवर्नर का निरंकुश शासन नहीं था, कांग्रेसी मंत्रिमंडल काम कर रही थी, तो जनता से उनका कांटेक्ट बना हुआ था। लेकिन जब आप खत्म हो गए, जब आप समाप्त हो गए या आपने त्याग पत्र दे दिया, तो फिर से गवर्नरों का निरंकुश शासन वहां पे स्थापित हो गया। ये एक गलत बात जो है वो क्या है कि हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तीफा दे दिए जाने से क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के समतुल्य उसके विरुद्ध जो है वो खड़ा किसको करने लगी, वो जो है मुस्लिम लीग को। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग को खुलकर जो है बढ़ावा देना प्रारंभ कर दिया था। और बढ़ावा इसलिए देना प्रारंभ कर दिया कि 1937 के चुनाव में ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। हमने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग इस चुनाव में 1937 के चुनाव में इस बात को सिद्ध नहीं कर सकी कि भारत के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाली वही एकमात्र संस्था है। यहां तक कि पंजाब, सिंध और बंगाल जैसे जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां पर भी मुस्लिम लीग जीत नहीं पाई थी। तो वो बुरी हार से इतनी बौखलाई हुई थी कि उसने जो है कह सकते हैं कि कांग्रेस के विरुद्ध एक प्रकार से मोर्चा जो है वो खोल रखी थी। उसने यहां तक जो है ये आरोप लगाया कांग्रेसी मंत्रिमंडल पर कि कांग्रेस शासित जो प्रांत है उन प्रांतों में मुस्लिमों के ऊपर कांग्रेस की सरकार भयानक जुल्म कर रही है। यहां तक कि 1937 ईस्वी में उसने एक झूठी रिपोर्ट भी तैयार की थी जिसको पीरपुर कमेटी रिपोर्ट कहकर पुकारा जाता है। उस पीरपुर कमेटी रिपोर्ट में मुस्लिम लीग ने ये आरोप लगाया, खुलकर आरोप लगाया, इल्जाम लगाया कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस की सरकार ने 8 प्रांतों में निवास करने वाले जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर बेइंतहा जुल्म कर रही है। और ये बार बार जो है, और यहां तक इतनी आवाज बुलंद की मुस्लिम लीग के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, कि कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने इस पर एक जांच कमेटी का भी गठन किया। और जांच कमेटी गठन किया, उसकी रिपोर्ट में जो है वो आई बात, जो आई खुलकर वो यही आई कि वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन क्या था कि मुस्लिम लीग जो है वो लगातार कांग्रेस की फिजा को खराब करने की कोशिश कर रही थी। अपनी स्थिति जो डामाडोल 1937 के चुनाव में जो दिखी उसको छुपाने के लिए तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है, एलिगेशंस जो है वो कांग्रेस के ऊपर जो है वो लगा रही थी। ठीक है, इन्हीं परिस्थितियों में क्या हुआ, जब वो त्याग पत्र कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने दे दिया तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो मुस्लिम लीग 1937 के चुनाव के बाद से ही जो है, आप ये समझ जाइए 1937 के चुनाव के बाद हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता अपने सबसे खतरनाक तीसरे चरण में प्रवेश कर गया था। सांप्रदायिकता के 3 चरण होते हैं, ठीक है, उसमें से सबसे जो तीसरा, जो अटमोस्ट जो फेज है, जो तीसरा चरण है, वो तीसरा चरण क्या है, जब आप ये मान लेते हो, ठीक है, जब आप ये मान लेते हो कि एक ही धर्म के जो लोग हैं उनके जो सांसारिक हित है दूसरे धर्म के लोगों के सांसारिक हित से ना सिर्फ भिन्न है बल्कि एक दूसरे के विरोधी है और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा दोनों को अलग अलग राष्ट्र दे दिया जाए। इसी को बाद में जो है 23 मार्च 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में इसको 2 नेशन थ्योरी का प्रस्ताव कहा गया। ये 1937 के चुनाव के बाद जो है हिंदुस्तान के इतिहास में सांप्रदायिकता सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर गया था। यहीं पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि वास्तव में सांप्रदायिकता के 3 चरण को बिपिन चंद्रा ने रेखांकित किया है अपनी पुस्तक में। उन्होंने ये कहा कि जो प्रथम चरण होता है, वो प्रथम चरण क्या होता है, वो प्रथम चरण ये होता है जब हम ये कहते हैं कि एक ही धर्म को मानने वाले लोगों के सांसारिक हित समान होते हैं। यानी कि मुस्लिम हैं तो दुनिया भर के जो मुसलमान होंगे, ठीक है, उन मुसलमानों के सांसारिक हित, ध्यान रखिएगा, सांसारिक हित जो है वो समान होते हैं। ये पहला चरण है। दूसरा चरण क्या हो जाएगा, जब आप ये कहने लगो, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा आक्रामक है, और वो चरण ये है कि उसमें जब आप ये मानते हो कि एक ही धर्म को मानने वाले लोगों के सांसारिक हित दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के सांसारिक हित से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये हो जाएगा दूसरा चरण। पहले में क्या होता है, सिर्फ अपनी बात कर रहे थे कि एक ही धर्म को मानने वाले लोगों के सांसारिक हित समान होते हैं। हिंदू हो, मुसलमान, कोई भी हो, हिंदू है तो सारे सांसारिक हित समान होंगे सारे हिंदुओं के, मुसलमान के समान होंगे सारे मुस्लिमों को है, ये इस तरह से। लेकिन जब दूसरा स्टेज आता है उसमें क्या करते हो, आप दूसरे से कंपैरिजन करने लगते हैं। आप कहते हैं एक ही धर्म को मानने वाले लोगों के सांसारिक हित दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के सांसारिक हित से भिन्न होते हैं।
तीसरा चरण जब होगा वो तीसरा चरण सबसे खतरनाक, यानी कि पहला और दूसरा जो चरण है ना, उस चरण में आप मान रहे हो, ठीक है मान रहे हो, लेकिन आपको अगर समझा दिया जाए कि यार क्या गलत बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, और ये बात सही भी है। और कैसे नहीं हो सकता, आप ऐसे बताओ क्या क्या एक ही धर्म को मानने वाले लोगों के सांसारिक हित समान हो सकते हैं? आप कभी अपने आप से पूछिए तो आपको एक सतही तौर पे लगेगा कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आप बताओ कि बलिया का जो मुसलमान होगा वो वास्तव में क्या है कि हरियाणा के मुसलमान से वो क्या है, दोनों एक जैसे होंगे? बलिया के मुसलमान जो है भोजपुरी बोलेंगे, क्या वो फारसी बोलेंगे हर जगह पे? तो भारत के सारे मुसलमान क्या फारसी बोलेंगे? सारे मुसलमान क्या उर्दू बोलेंगे? बंगाल में चले जाए, बंगाल के मुसलमान बंगाली बोलेंगे, बंगाल के मुसलमान मछली भात खाएंगे, पंजाब के मुसलमान पंजाबी बोलेंगे, पंजाब के मुसलमान मक्के की रोटी और सरसों का साग खाएंगे। तो सांसारिक हित कहाँ समान है? लेकिन जब हम मान लेते हैं सांसारिक हित समान है, तो यहाँ पे जो है वो क्या होता है कि ये लगता है कि एक ही धर्म, एक ही समुदाय तक अपने को सीमित रख रहा है। जब दूसरा जो स्टेज आता है, जब कहते हो कि एक ही धर्म को मानने वाले लोगों के सांसारिक दूसरे से भिन्न होता है, भिन्न कैसे हो जाएगा? बंगाल का जो मुसलमान है वो पंजाब के मुसलमान के ज्यादा करीब भाषा, व्यवहार, आचरण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वो करीब ज्यादा होंगे, या वो बंगाल के हिंदुओं के ज्यादा करीब होंगे? पंजाब के जो मुसलमान हैं वो बंगाल के मुसलमानों के ज्यादा करीब होंगे, या वो पंजाब के हिंदुओं के ज्यादा करीब होंगे? उनके आचार विचार, भाषा, संस्कृति, खान पान, ये सब जो है उनके। तो केवल मुसलमान होने मात्र से आप ये कह दो कि पूरे भारत के मुसलमानों का सांसारिक हित एक जैसा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बहुत सारे मतलब जो है क्या है कि लोग हैं जो बलिया में रहते हैं वो भोजपुरी बोलते हैं, वो हमने कभी नहीं सुना उनको उर्दू फारसी, वो बहुत अच्छे से भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बलिया में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। लेकिन ये मुसलमान अगर भोजपुरी बोलते हैं, अगर सांसारिक हित समान होते तो भारत के सारे मुसलमानों को भोजपुरी बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब ऐसा आप मानते हो ना, तो क्या होता है, यही सांप्रदायिकता का पहला चरण था। दूसरा चरण सबसे खतरनाक चरण, ये दो चरण ऐसा है, अगर मैंने आपको समझा दिया कि देखो ऐसा कैसे हो सकता है, आपने अभी भी समझा कि हाँ यार ये तो सही है, ये बात तो सही कह रहा है कि बंगाल के मुसलमान बंगाल के हिंदुओं के ज़्यादा करीब होंगे, पंजाब के मुसलमान पंजाब के हिंदुओं सिखों के ज़्यादा करीब होंगे, ना कि पंजाब के मुसलमान बंगाल के मुसलमानों के समान होंगे, ना ही बंगाल के मुसलमान पंजाब के मुसलमानों के समान होंगे। जब हमने आपको समझाया तो आपको लगा कि हाँ हाँ सही है। तो ये पहला और दूसरा चरण ऐसा है ना जहाँ पर आपको समझाया जा सकता है, लेकिन सांप्रदायिकता के वो चरण हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें आपको अगर समझा दिया तो आपने समझ लिया। लेकिन जब तीसरे चरण की बात करते हैं तो तीसरे चरण का मतलब ये हो गया कि वहां समझ आना कठिन है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि एक ही धर्म को मानने वाले लोगों के सांसारिक हित ना सिर्फ समान होते हैं बल्कि दूसरे से भिन्न भी होते हैं, और भिन्न ही नहीं विरोधी भी होते हैं। उसमें कोई तालमेल संभव नहीं है। इसलिए बेहतर होगा बार बार के खिचखिच से, संघर्ष से बचने के लिए अच्छा होगा कि उसको दो अलग अलग राष्ट्र में बांट दिया जाए। इसी को कहा गया टू नेशन थ्योरी। ध्यान रखिएगा, मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की आसान से शब्दों में। इसी को कहा गया टू नेशन थ्योरी। हिंदू अलग राष्ट्र है, मुसलमान अलग राष्ट्र है। 1947 में विभाजन इसी आधार पे हुआ। मुस्लिमों को एक राष्ट्र मिल गया, हिंदुओं को एक राष्ट्र नहीं मिला, और हिंदुओं को एक राष्ट्र नहीं मिला, इसी का संघर्ष और जद्दोजहद जितनी आप देख रहे हो, प्रॉब्लम जितने भी हैं, जितने भी बातचीत और संघर्ष, वैचारिक मतभेद जो भी है, जब विभाजन मतलब सब कुछ लोग ऐसे हैं उनका ये कहना है कि जब विभाजन ही इसी शर्त पे हुआ, टू नेशन थ्योरी प्रस्ताव के अंतर्गत, तो मुस्लिम के लिए एक अलग राष्ट्र बना, तो हिंदुओं के लिए भी एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए। ठीक है ना, बात यहां पे समझिएगा। यहां पर एक जो ऐतिहासिक भूल समझ लीजिए आप, या ऐतिहासिक इस झगड़े के जो कारण है उस कारण को आप समझिएगा, ठीक है ना। बाकी सही गलत क्या है वो अलग चीज है, लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्य है वो ऐतिहासिक तथ्य यही है, हिस्टोरिकल फैक्ट यही है कि जब विभाजन हुआ, विभाजन इसी शर्त पे हुआ कि जो है टू नेशन थ्योरी प्रस्ताव के अंतर्गत कि मुस्लिम को एक अलग राष्ट्र मिलेगा, हिंदू को अलग राष्ट्र मिलेगा। तो हिंदू को राष्ट्र अलग क्यों नहीं मिला, मुस्लिम को तो मिल गया। यही संघर्ष है, यही विवाद है, यही बातचीत है, यही संघर्ष है, यही सब जो है वो क्या है कि चल रहा है। फिलहाल अब चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं कि यहां पे देखिए क्या हुआ कि वही 1937 के चुनाव में तो ये एक रिजल्ट आया, मुस्लिम लीग हार गई थी, और वो जो है लगातार कांग्रेस के विरोध में सांप्रदायिकता खतरनाक चरण में पड़ गया। और कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने जब इस्तीफा दे दिया ना,
तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, मुस्लिम लीग ध्यान रखिएगा उनका जहरीला स्वभाव हो चुका था। मोहम्मद अली जिन्ना का अब रुख बदल चुका था। अब मोहम्मद अली जिन्ना अलगाववाद की ओर अग्रसर हो गए थे, ठीक है। और इन्हीं परिस्थितियों में जब इलेक्शन में जो त्याग पत्र आपने दिया सरकारी मंत्रिमंडल से, तो क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग को खुलकर कांग्रेस के अगेंस्ट में भड़काना प्रारंभ कर दी। और इसमें मुस्लिम लीग जो है वो ब्रिटिश सरकार की सपोर्टर भी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि कांग्रेस का विरोध करना था, चुनाव में प्रदर्शन खराब हुआ, सांप्रदायिकता अपने सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका था। तो ये सारी स्थिति आई और इसके बाद तो ये 1937 जो 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने जो इस्तीफा दिया, इसके ये सारे दुष्परिणाम हुए। इसलिए बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि वास्तव में कांग्रेस की बहुत सारी भूल में से एक भूल यहां पर भी, जैसे कहते हैं ना 1947 में हिंदुस्तान का विभाजन हो गया, तो विभाजन का के लिए क्या हम सिर्फ मुस्लिम लीग को जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या मोहम्मद अली जिन्ना को हम सिर्फ जिम्मेदार ठहराएंगे, या फिर कांग्रेस की भी कुछ भूमिका दे? और कांग्रेस की जो भी भूमिका है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि उसकी भूमिका मतलब क्या होता है ना कि भाई जब हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, ठीक है, जब हम किसी के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं, जब हमने कांग्रेस के ऊपर एक प्रकार से भारतीय जनता जो है भरोसा करती थी, एक विश्वास करती थी और वो संगठन का वो जो है कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करती थी। तो देखिए नेतृत्व जो करता होगा ना, जो लीडरशिप होगा, वो लीडरशिप क्या है कि उससे मुस्लिम्स को जो है वो क्या है कि उसको जो है अलग राष्ट्र दे दिया जाए। लेकिन परिस्थितियां इस तरह से बदल रही थी, सरकार कांग्रेस के जो डिसीजंस थे वो डिसीजन इस जैसे इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि मतलब जो है स्थिति का खराब हो जाए, इस्तीफा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए दिया था, ठीक है, नाराजगी जाहिर करने के लिए दिया। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ स्टेप हम ऐसा उठाते हैं जिसका नुकसान बहुत दूरगामी रूप से उसका पड़ता है, ठीक है ना। कांग्रेस की यही मिस्टेक वहां पे हुई थी, ठीक है। अब यहां पे देखिए समझने वाली बात है कि 22 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र दे दिया। ध्यान रखिएगा जुलाई 1937 में कांग्रेस की सरकार बनी और अक्टूबर 1939 ईस्वी में त्याग पत्र दे दिया। यह सवाल एक बार पूछा गया है कि कितने माह के लगभग शासनकाल के पश्चात कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को त्याग पत्र दे दिया। और ध्यान रखिएगा त्याग पत्र देने के उपलक्ष्य में 22 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र दिया और 22 दिसंबर 2 महीने के बाद 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने कांग्रेसी मंत्रिमंडल के इस्तीफा दिए जाने के उपलक्ष्य में मुक्ति दिवस के रूप में, डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। और ये जो मुक्ति दिवस है, अब आप समझिए मुक्ति दिवस क्यों, डे ऑफ डिलीवरेंस क्यों? तो डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो क्या है कि इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग ने आरोप तो यही लगाया था ना कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल जहां पर शासन कर रही है वहां पे मुसलमानों के ऊपर भयंकर जुल्म हो रहा है। लेकिन 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, तो उनके कुशासन से वहां के मुसलमानों को मुक्ति मिल गई। मुस्लिम लीग इसी बात के लिए, इसी खुशी में 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करती है। और ध्यान रखिएगा यह सवाल बहुत बार पूछा गया है कि मुस्लिम लीग ने कब मुक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। कई बार ये सवाल आ चुके हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आईएएस में, पीसीएस में, एसएससी में, इस तरह के जो भी एग्जाम्स होते हैं, मैं सारे एग्जाम्स को एक तरह से एड्रेस करके जो है आपको बतला रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा कि 22 दिसंबर 1900, अब देखिए मुस्लिम लीग को खुलकर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी परिस्थिति में क्या हो, 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, इसलिए लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। और उसमें 2 नेशन थ्योरी का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसको अगले दिन के समाचार पत्रों में उसे पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाए जाने, पाकिस्तान दिवस जो है, पाकिस्तान मतलब जो है राष्ट्र पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया। उससे एग्जैक्टली जो है पाकिस्तान दिवस नहीं, पाकिस्तान प्रस्ताव, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 2 नेशन थ्योरी का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसे अगले दिन के समाचार पत्रों में पाकिस्तान प्रस्ताव कहकर पुकारा गया। ध्यान यहां पे ये रखना है, ये ध्यान रखिएगा कि जो पाकिस्तान शब्द है
इस शब्द का प्रयोग मूल प्रस्ताव में नहीं किया गया था जो 23 मार्च 1940 ईस्वी को पारित हुआ था। ठीक है, 23 मार्च 1940 के जो प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था उसमें टू नेशन थ्योरी का प्रस्ताव कहा गया, उसमें पाकिस्तान प्रस्ताव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन अगले दिन के समाचार पत्रों ने उसे पाकिस्तान प्रस्ताव कहकर पुकारा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा कि पाकिस्तान जो शब्द है, ठीक है ना, यहां पे ध्यान रखिएगा पाकिस्तान शब्द को गढ़ा किसने था। ये चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। उन्होंने 1933 में जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना, गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, उस दौरान चौधरी रहमत अली ने एक पर्चा वहां पे बांटा था और उसमें लिखा था नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। और उसके अंतर्गत उसी पर्चे में, उसी पैम्फलेट में उन्होंने पाकिस्तान प्रस्ताव का जो है एक प्रोपोजल रखा था पाकिस्तान की रूपरेखा से संबंधित। और वो पाकिस्तान की रूपरेखा क्या थी? पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस फॉर सिंध और तान से बलूचिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं है, PAKSTAN, पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस फॉर सिंध और तान से हो जाएगा बलूचिस्तान, पाकिस्तान। शब्द को किसने गढ़ा? चौधरी रहमत अली ने। कौन से विश्वविद्यालय के छात्र थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र। लेकिन जब ये पर्चा बांटा ना तो उस समय इसे एक भावुक विद्यार्थी की सनक भरी योजना कहकर उसको ठंडे बस्ते में सबने डाल दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा 1940 के बाद हिंदुस्तान में ये बोतल में बंद पड़ा पाकिस्तान का यह जो जिन्न था, जो वैचारिक रूप से उस समय आया था, जिसका एक कह सकते हैं कि उसका जो है मतलब जो है वो कंसीव किया था, वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हुआ कि धीरे धीरे अब बोतल से बंद जो जिन्न था वो बाहर निकल गया था। अब धीरे धीरे पूरे वातावरण को क्या कर रहा था? दूषित कर रहा था। ठीक है, इन्हीं परिस्थितियों में आप परिस्थितियां समझिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, पूरी बात समझिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है और परिस्थितियां यहाँ पे, और सेकेंड वर्ल्ड वार में एक चीज आप तो समझ ही रहे हो कि वहां पर मित्र राष्ट्र की तरफ से ब्रिटेन भी इन्वॉल्व है, तो ब्रिटेन का भी दांव वहां पे फंसा हुआ है। और फंसा हुआ ही नहीं है, ब्रिटेन वगैरह या मित्र राष्ट्र की शुरुआती दौर में स्थिति बहुत ही खराब हो रही थी, तो वहां पे ब्रिटेन का दांव फंसा हुआ। हिंदुस्तान में परिस्थितियां एकदम बदल रही है। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा तो दे दिया और कांग्रेसी मंत्रिमंडल अभी शांत थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को, और ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीग को बढ़ावा तो दे रही थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को इस बात की भी फिक्र सता रही थी कि कांग्रेस कहीं सेकेंड वर्ल्ड वार की परिस्थितियों में हमसे नाराज होकर कोई आंदोलन खड़ा ना कर दे, ये गांधी वगैरह कांग्रेस वगैरह खड़ा ना कर दे। इसलिए जो है वो क्या है कि वो इस बात को जो है बड़े चिंतित था, इसलिए उसने मुस्लिम लीग को बढ़ावा तो दिया लेकिन कांग्रेस को मिलाने की भी नीति का पालन कर रखा था। और वो जो है वो क्या स्थिति क्या थी उसमें जो है वो क्या है कि उस दौरान लिन-लिथ को प्रस्ताव पारित किया, जिसको अगस्त प्रोपोजल कहकर पुकारा जाता है। क्या प्रावधान अभी मैं बताऊंगा। और ये प्रस्ताव जो है ये ध्यान रखिएगा कि ये इसमें अनिश्चित भविष्य में भारत में डोमिनियन, देखिए दो चीजें ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की क्या मांग थी? युद्धकालीन परिस्थितियों में क्या करोगे, युद्धोपरांत क्या करोगे, ये दो बातें स्पष्ट बताइए, अच्छा लगेगा, मैं सपोर्ट करूंगा। लिन-लिथगो प्रस्ताव, वायसराय लिन-लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को घोषणा की थी, इसलिए उसको अगस्त प्रोपोजल कहा गया, उसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। और उस अगस्त प्रस्ताव में उसमें कांग्रेस ने, वायसराय लिन-लिथगो ने कांग्रेस के सम्मुख जो है जो प्रोपोजल रखे उसमें 4 बिंदु थे। पहली बात उसमें कही गई कि अनिश्चित भविष्य में, पहले दूरगामी वाली बात की गई कि युद्धोपरांत क्या होगा, तो वायसराय लिन-लिथगो के प्रस्ताव में कहा गया कि अनिश्चित भविष्य में भारत का इस दर्जा जो होगा वो डोमिनियन स्टेटस के समान होगा। तो पहली बात है अनिश्चित भविष्य में भारत का दर्जा डोमिनियन स्टेटस के समान होगा। दूसरी बात, युद्धोपरांत एक संविधान निर्मात्री सभा, ध्यान रखिएगा, संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। यह सब कब होगा? युद्ध के बाद। युद्धकालीन परिस्थितियों में क्या करेगी सरकार, ब्रिटिश सरकार? उसमें कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष सारे सदस्य भारतीय हो जाएंगे। और चौथी इंपॉर्टेंट बात
कि एक युद्ध सलाहकार परिषद, एक वार एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय भी शामिल होंगे, जिसमें ब्रिटिश सरकार, भारतीय सब मिलकर युद्ध से संबंधित डिसीजंस लेंगे। तो दो बातें, युद्धोपरांत क्या क्या, अनिश्चित भविष्य में डोमिनियन स्टेटस, युद्ध खत्म होगा, फिर डोमिनियन स्टेटस की बात, दर्जा भारत को दिया जाएगा। दूसरी बात, युद्धोपरांत एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन होगा। तीसरी बात, अनिश्चित भविष्य नहीं, तीसरी बात जो कही गई वो ये कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष सारे सदस्य जो है वो क्या हो जाएंगे, भारतीय हो जाएंगे। और चौथी जो बात की गई, वायसराय वह एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, एक वार एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाएगा। लेकिन क्या है, कांग्रेस ने इसे मानने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें एक अनिश्चित भविष्य में डोमिनियन स्टेटस, तो एक तो आप पहले कांग्रेस कहती थी कि पहले तो डोमिनियन स्टेटस का जो दर्जा की बात कर रहे हो ये तो गलत है भाई, बात मेरा तो पूर्ण स्वराज अब लक्ष्य है, अब डोमिनियन स्टेटस की बात क्या है। दूसरी बात आप कह भी रहे हो, जो वो क्या कह रहे हो, आप उसमें अनिश्चित भविष्य की बात कर रहे हो, ठीक है ना, आप कर रहे हो अनिश्चित भविष्य में, ठीक है ना। तो अनिश्चित में तो टाइम तो बताइए कि युद्ध खत्म होगा 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने के बाद, तो कहा कि ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई बात नहीं की, कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। और ध्यान रखिएगा कि भले ही लिनलिथगो प्रस्ताव असफल हो गया, जिसको अगस्त प्रस्ताव कहा गया, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में इस लिनलिथगो प्रस्ताव का महत्व इस बात को लेकर है कि जिस संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था, जिसने भारत का संविधान बनाया, अगर सवाल आपसे कभी पूछा जाए कि ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहली बार भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन की बात अपने कौन से प्रस्ताव में स्वीकार किया, उसका सही जवाब होगा लिनलिथगो प्रस्ताव। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये संविधान सभा, जब हमने संविधान की जो है वो क्या क्लास ली थी, तो संविधान सभा के एक वीडियो में हमने इसको बताया था आपको कि संविधान सभा की बात ब्रिटिश सरकार ने कब मानी थी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कांग्रेसी मंत्रियों ने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद क्या होगा, अब यहीं से समझिएगा, यहाँ पे इंड कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि 1900, इसके बाद क्या होगा कि तब गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलेगा, उसी को व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन कहा जाएगा, उसी को इंडिविजुअल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाएगा। लेकिन उसके लिए एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल आज तक, अभी तक जितनी बातें बताई उसका हम लोग जो है एक बार फिर से बोर्ड पर जो है हम लोग देख ले, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए पूरी बात जो बातें हमने बताई है, मैं इसलिए लिख दिया क्योंकि ये लिखने का एक टाइम, जो जितनी बातें बताई उसको यहाँ पे लिख के बताता तो टाइम लगता, लेकिन मैंने पहले से लिख लिया। 1 सितंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई हिटलर द्वारा, ठीक है, हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही 3 सितंबर 1939 ईस्वी को वायसराय लिनलिथगो ने भारत को भी इस युद्ध में शामिल कर लिया, भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर, यह हमने आपको बता दिया। इसी वजह से 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेसी मंत्रिमंडल का 8 प्रांतों से इस्तीफा लगभग 28 माह के शासनकाल के पश्चात, ध्यान रखिएगा, लगभग 28 माह के शासनकाल के पश्चात, ये आपको जो है याद रखना है, ये सवाल जो है वो आ चुका, 28 माह के शासनकाल के पश्चात, ठीक है। ठीक है, कांग्रेसी मंत्रिमंडल 28 माह के सभी प्रांतों में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, धारा, ध्यान रखिएगा, धारा 93 के अंतर्गत, ठीक है, धारा 93 के अंतर्गत लागू हो गया, ठीक है। हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया, इसका क्या परिणाम था, और हमने आपको बताया कि देखिए 3 सितंबर 1939 को ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में शामिल किया है, और यहां पे जो है वो क्या है कि यहां पर 22 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र दे दिया। क्यों दिया, हमने आपको बताया, कांग्रेस आश्वासन नहीं पा सकी कि युद्धोपरांत और युद्धकालीन परिस्थितियों में कैसी व्यवस्था हिंदुस्तान में स्थापित करेंगे। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, डे ऑफ डेलीवरेंस के रूप में मनाया, कांग्रेसी मंत्रिमंडल के इस्तीफे के उपलक्ष्य में। और 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, और इसमें द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रस्ताव पारित हुआ, 2 नेशन थ्योरी का प्रस्ताव पारित हुआ। ये सब फैक्ट्स हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद 2 नेशन थ्योरी का जो प्रस्ताव है, इसको अगले दिन के समाचार पत्रों में क्या कहा गया, पाकिस्तान प्रस्ताव कहकर पुकारा गया,
ठीक है, अगले दिन के समाचार पत्रों में इसे पाकिस्तान प्रोपोजल कहकर पुकारा गया। मूल प्रस्ताव में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रस्ताव का प्रारूप जो है ध्यान रखिएगा, सिकंदर हयात खान ने तैयार किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रस्ताव था उसको प्रस्तुत किया किसने, प्रारूप तैयार किसने किया, सिकंदर हयात खान ने। प्रस्तुत किसने किया, फजलुल हक ने। जबकि समर्थन किसने किया, खलीकुज्जमा ने। इसका कोडिंग याद रखिएगा, सीफक, सीफक याद रखिएगा। सीफक मतलब सिकंदर हयात खान ने रूपरेखा तैयार की, फजलुल हक ने प्रस्तुत किया, खलीकुज्जमा ने समर्थन किया। पहले रूपरेखा तैयार होगा ना, फिर जो है समर्थन, पहले फिर पेश किया जाएगा, फिर समर्थन होगा। तो सीफक सिकंदर हयात खान, फजलुल हक, खलीकुज्जमा। सिकंदर हयात खान ने रूपरेखा तैयार किया, फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खास खलीकुज्जमा ने समर्थन किया। तो ये जो हो गया। और ये जो है, और ध्यान रखिएगा पाकिस्तान शब्द के जनक जो थे वो चौधरी रहमत अली थे। 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ये छात्र थे, ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। इसके बाद देखिएगा पाकिस्तान जो शब्द है ये पी से हो गया पंजाब, ए फॉर हो गया अफगानिस्तान, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध, तान से बलूचिस्तान हो गया, ठीक है ना। ये जो शब्द जो है वो ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है ये पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान कौन, ये शब्द से गढ़ा, बाद में पाकिस्तान जो बना वो इससे इतर है, उसका जो है पाकिस्तान एक पाक स्थान शब्द से लिया गया, लेकिन इसमें ये चीजें था, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखिएगा मूल प्रस्ताव में कहीं पर भी बांग्लादेश या बंगाल का क्षेत्र नहीं था, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट का ही इलाका था हिंदुस्तान का, ठीक है। पाकिस्तान इसमें आई नहीं है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान शब्द, पाकिस्तान प्रस्ताव या पाकिस्तान जो है एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान शब्द को सबसे पहली बार मोहम्मद इकबाल ने गढ़ा था, जिन्होंने लिखा था सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा। लेकिन इस संबंध में एक बात समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान जो शब्द है वो मोहम्मद इकबाल ने नहीं गढ़ा था, बल्कि चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। तो फिर सवाल ये उठा कि मोहम्मद इकबाल पर यह आरोप क्यों लग जाता है। तो मोहम्मद इकबाल ने एक अलग राष्ट्र के तौर पे पाकिस्तान की बात नहीं कही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि भारत के जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उसको मिलाकर हिंदुस्तान के भीतर ही एक अलग से जो है एक क्षेत्र बना दिया जाए, ठीक है, ये बात है। लेकिन उस हिंदुस्तान से अलग एक राष्ट्र की बात के तौर पे जो है मुस्लिमों के लिए किसी अलग राष्ट्र की बात मोहम्मद इकबाल ने नहीं किया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने आपको बताया लिथगो प्रस्ताव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसको जो है हमने लिखा है, आपको बता दिया था। लिथगो प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, चूंकि अगस्त में हुआ इसलिए अगस्त प्रोपोजल कहा गया। किसके द्वारा घोषणा हुई, वायसराय लिथगो के द्वारा। और जो है ध्यान रखिएगा इसको अगस्त प्रस्ताव कहा गया। और यहां पर 3 चीजें याद रखिएगा। एक अगस्त घोषणा पूछा जाता है कि अगस्त घोषणा कब हुआ, ठीक है, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा देखिए मॉन्टेग्यू घोषणा जो थी ना, यही 20 अगस्त 1917 आप निकाल के देखिएगा, वहां पे हमने बताया था, वीडियो देखिएगा पिछला। अगस्त प्रस्ताव में 8 अगस्त 1940 को ये हो गया। और अगस्त संकल्प 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित संपर्क था। तो पहले अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917, फिर अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, अगस्त संकल्प, अगस्त रिजोल्यूशन, यह 8 अगस्त 1942 हो जाएगा, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे, ठीक है। इस लिथगो प्रस्ताव में क्या हमने बताया, अ यू वा यू कोडिंग है। और ये जो 2 व्यवस्था होगी, ये कौन सी व्यवस्था हो जाएगी, हमने आपको बताया ये जो व्यवस्था हो जाएगी युद्धोपरांत, युद्धोपरांत। और ये जो व्यवस्था हो जाएगी ये है युद्धकालीन, युद्धकालीन, यानी अनिश्चित भविष्य में डोमिनियन स्टेटस बता दिया। युद्धोपरांत एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये बता दिया। इसके बाद हमने बताया वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय हो जाएंगे और एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। और हमने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि संविधान सभा की बात, इसकी बात पहली बार इसी में, इसी प्रस्ताव में, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा।
ठीक है, यहां तक हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में कोशिश करूंगा व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताने का, ठीक है। एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो रहता है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। इसलिए अगले वीडियो में व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।